60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पार सीरीज की 23 क्लास है। इस क्लास में हम एमसीसी सीएचओ के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व करा रहे हैं। इस क्लास में हम चाइल्ड हेल्थ के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और एम एमपीसीएचओ की 60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पार सीरीज की 22 क्लास अपलोड कर दी गई है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड की गई है, जिसमें कि इम्यूनाइजेशन और फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन, ओबीजी और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाकर क्लास देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट को एमसीक्यू देख लेते हैं हम। डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन रिफर्स टू वन ऑफ फॉलोइंग। इसमें पूछा गया है कि चिल्ड्रंस है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो किसके लिए रिफर्स करेंगे? वन। इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो डेवलपमेंट के लिए रिफर करता है, डेवलपमेंट को शो करता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी पार्ट, बी ऑप्शन है इंक्रीज इन इंट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस, बी ऑप्शन है क्वालिटेटिव चेंज एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन, डी ऑप्शन है क्वालिटेटिव चेंज इन बॉडी। तो राइट आंसर है इसका सी, क्योंकि जो चिल्ड्रन है उसमें डेवलपमेंट शो करेगा। किस वजह से करेगा? क्योंकि उसमें क्वालिटेटिव चेंज होंगे, प्रोग्रेसिव इंक्रीज स्किल्स जो है डेवलप होगी, एंड कैपेसिटी टू फंक्शन, कैपेसिटी वर्क करने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। ये डेवलपमेंट के है के लिए रिफर्स करते हैं। एंड यदि आपको ग्रोथ के लिए पूछे, चिल्ड्रंस में ग्रोथ हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसमें जो बॉडी पार्ट है उनका साइज साइज इंक्रीज होगा, और जो ऑर्गन्स है उनका भी साइज इंक्रीज होगा। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। डेवलपमेंटल चेंज that occurs across all stage of life is known as। इसमें पूछा गया लाइफ की सभी स्टेज है जिसमें डेवलपमेंट चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है अर्ली स्टेज अप्रोच, बी ऑप्शन है लाइफ साइकिल अप्रोच, सी ऑप्शन है मेच्योरिटी अप्रोच, डी ऑप्शन लाइफ एक्सपीरियंस अप्रोच। तो इसका राइट आंसर है बी, लाइफ साइकिल अप्रोच। जो भी लाइफ में ऑल स्टेजेस में डेवलपमेंट चेंज होते हैं उसे हम लाइफ साइकिल अप्रोच स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। चिल्ड्रन जनरली डबल देयर बर्थ वेट एट 5 मंथ ऑफ एज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक चिल्ड्रंस है उनका जनरली वेट डबल हो जाता है 5 मंथ की एज में, ये किसका एग्जाम्पल है इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है डेवलपमेंट, बी ऑप्शन है हेरेडिटी, एंड सी ऑप्शन स्टेट ऑफ हेल्थ, एंड डी ऑप्शन है फिजिकल ग्रोथ। इसका इसमें देख लेते हैं। डेवलपमेंट में चिल्ड्रंस की स्किल्स डेवलप होती है, एंड जो फिजिकल ग्रोथ है इसमें बॉडी पार्ट का साइज का जो है साइज इंक्रीज होता है, एंड जो ऑर्गन्स है उनका भी साइज इंक्रीज होता है। तो इसका राइट आंसर है डी। डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू मॉनिटर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन? इसमें पूछा गया है चिल्ड्रंस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटर करना क्यों इम्पोर्टेंट है हेल्थ केयर वर्कर्स को। तो देख लेते हैं अब हम। ये ऑप्शन है अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम लीड टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट, बी ऑप्शन है पेरेंट्स नीड टू एश्योरेंस रिश्योरेंस ऑफ प्रोफेशनल टू नो देयर चिल्ड्रन आर हेल्दी, सी ऑप्शन है स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्च, डी ऑप्शन है स्टडिंग अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हेल्प टू डिटरमाइन नॉर्मल रेंज। तो इसका राइट आंसर है ए। क्यों इम्पोर्टेंट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को चिल्ड्रंस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटर करना? कि वो कोई भी प्रॉब्लम हो उसको अर्ली डिटेक्ट कर ले, उसको
अर्ली डिटेक्ट कर ले कोई भी प्रॉब्लम्स को, तो उसको अर्लियर केयर प्रोवाइड करे एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर ले। इसलिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मेन रोल प्रोवाइड करना है कि वो चिल्ड्रंस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटर करे। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। नॉलेज ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इज असेंशियल फॉर द नर्स बिकॉज किसी भी नॉर्मल चिल्ड्रन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नॉलेज क्यों जरूरी है नर्स को। देख लेते हैं ऑप्शंस। ए ऑप्शन है इट इज बेसिक टू अंडरस्टैंड द सिक चाइल्ड। बी ऑप्शन है मोस्ट नर्स हैव चिल्ड्रन। सी ऑप्शन मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट सिक, बहुत सारे चिल्ड्रन बीमार नहीं होते हैं। एंड डी ऑप्शन है इट हेल्प अ नर्स टू बी गुड फादर एंड मदर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, क्योंकि नर्स को नॉलेज इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी यदि बच्चा बीमार है उसके बारे में जाने, वो उसे अच्छे से समझ सके और उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंट असेसमेंट टेक्निक्स एक्सेप्ट। सभी डेवलपमेंट असेसमेंट टेक्निक्स है एक को छोड़कर। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन डी ए एस डबल आई। बी ऑप्शन है डी डी एस सी। सी ऑप्शन है टी डी एस सी। एंड डी ऑप्शन है एम एस ई। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। डी ए एस डबल आई का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट डेवलपमेंट असिस्मेंट असिस्मेंट स्केल स्केल फॉर इंडियन इंडियन इन्फंट। ये डी ए एस डबल आई का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट असिस्मेंट स्केल फॉर इंडियन इन्फंट। तो ये जो स्केल है इसमें 3 मंथ 3 मंथ टू 2.5 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनका असिस्मेंट किया जाता है इसमें। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं बी ऑप्शन में क्या है? डी डी एस सी। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है डेन डेनवर डेव डेवलपमेंट स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें हम 0 to 6 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनका असेसमेंट करते हैं। एंड सी ऑप्शन देख लेते हैं हम। टी डी एस सी। टी डी एस सी क्या होता है? त्रिवेंद्रम त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट डेवलपमेंट स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग चार्ट। इसमें हम 0 to 6 ईयर के जो चिल्ड्रन होते हैं उनका असेसमेंट करते हैं। एंड जो एमएससी है इसका फुल फॉर्म होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन। तो इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, क्योंकि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से हम साइकेट्रिक पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। जो तीनों है ए बी और सी ऑप्शंस, इससे हम डेवलपमेंट असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। और नियोनेट मीन्स क्या होता है देख लेते हैं हम। अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 28 days। बी ऑप्शन है अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 3 month। सी ऑप्शन है अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 7 days। डी ऑप्शन है अ बेबी ऑफ एज ग्रुप 0 to 1 year। तो इसका राइट आंसर है ए। जो 0 to 8 days का बेबी होता है उसे हम न्यूनेट कहते हैं। देख लेते हैं हम एंड हम इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इसमें पूछा है कि 0 to 8 days का जो है बेबी है उसे न्यूनेट कहते हैं। यदि आपको पूछ ले कि जायगोट का पीरियड क्या है, कितने दिनों में जायगोट मेच्योर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो देख लें जो जायगोट होता है 0 to 2 वीक में 2 वीक में जायगोट कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको इम्ब्रियो पूछे तो इम्ब्रियो 2 to जो 8 वीक में इम्ब्रियो कंप्लीट हो जाता है। एंड उसके बाद में जो फीटस जो होता है फीटस
8 to 40 वीक में फिटस कंप्लीट हो जाता है एंड आफ्टर बर्थ हो जाती है। एंड बर्थ के बाद देखते हैं हम, ये तो बर्थ के पहले की बात की गई। सबसे पहले जायगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है एंड फीटस बनता है, जो कि मेच्योर कितने दिनों में कंप्लीट हो जाते हैं, ये वीक से बताया गया है। एंड बर्थ के बाद देख लेते हैं हम, जो फर्स्ट टू यदि आपको 7 डेज पूछे तो इसे हम अर्ली अर्ली न्यूनेट कहते हैं। और यदि आपको 8 टू 28 डेज पूछे तो इसे लेट न्यूनेट कहते हैं हम। और यदि आपको सीधे 0 to 8 डेज पूछे तो आपको आंसर देना है न्यूनेट। एंड आपको यदि 1 मंथ 1 मंथ टू 1 ईयर पूछे तो आपको इन्फंट आंसर देना है। एंड यदि आपको वन ईयर 1 ईयर टू 3 ईयर पूछे तो आपको उसे टोडलर टो, टोडलर चाइल्ड बताना है। एंड आपको यदि थ्री टू सिक्स 3 to 6 ईयर के इसमें पूछे तो आपको आंसर देना है प्री स्कूल चाइल्ड बताना है। और यदि आपको 6 to 12 ईयर पूछे तो आपको स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बताना है। और यदि आपको 12 to 18 ईयर पूछे तो आपको एडोलसेंट आंसर देना है। तो देख लेते हैं, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो 1 days to 7 days का चाइल्ड होता है उसे अर्ली न्यूनेट बोलते हैं। एंड जो वो 8 डेज टू 28 डेज का चाइल्ड होता है उसे लेट न्यूनेट बोलते हैं। एंड जो 1 मंथ टू 1 ईयर का चाइल्ड होता है उसे इन्फंट कहते हैं। एंड जो 1 ईयर टू 3 ईयर का जो चाइल्ड होता है उसे टोडलर कहते हैं। एंड जो 3 to 6 ईयर का जो चाइल्ड होते हैं उसे प्री स्कूल चाइल्ड बोलते हैं। एंड जो यदि आपको पूछे 6 to 12 ईयर का जो चाइल्ड है उसे हम स्कूल गोइंग चाइल्ड बोलते हैं। एंड यदि आपको पूछे 12 to 18 ईयर का जो चाइल्ड है उसे हम एडोलसेंट चाइल्ड कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। प्री नेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ, इसमें पूछा गया प्री नेटल पीरियड कौन सा होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है ओवम, embryo, premature infant. B option ovum, embryo, fetus and C option ovum, fetus and birth. D option है ovum and embryo। तो इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि जो प्रीनेटल पीरियड होता है उसमें ओवम बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, देन फीटस बनता है एंड उसके बाद में डिलीवरी होकर डिलीवरी हो जाती है एंड उसके बाद चाइल्ड बर्थ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। The stage of the embryo in which all the body part can be identified। embryo की कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें all body part identified हो जाते हैं। देखते हैं ऑप्शंस। ए ऑप्शन है गैमेट्स, बी ऑप्शन जाइगोट, सी ऑप्शन है फीटस एंड डी ऑप्शन है ए। तो इसका राइट आंसर है सी, फीटस। क्योंकि जो फीटस होता है उसमें सारे बॉडी के पार्ट है वो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। एम्ब्रियोनिक स्टेज इज नाउ एस, एम्ब्रियोनिक स्टेज कौन सी होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 8 वीक फ्रॉम कंसेप्शन, बी ऑप्शन 13 वीक टू 24 वीक, सी ऑप्शन 36 वीक टू 40 वीक, डी ऑप्शन 25 वीक टू 26 वीक। तो इसका राइट आंसर है ए। जो कंसेप्शन से 8 वीक का टाइम होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज कहलाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द इम्ब्रियो चेंज इनटू फीटस, इसमें पूछा गया इम्ब्रियो फीटस में कौन से वीक में चेंज हो जाता है। तो हमने पढ़ा था जो जायगोट होता है उसका मेच्योर होने का टाइम होता है 0 to 2 वीक का होता है। एंड देन उसके बाद में 2 वीक के बाद में इम्ब्रियो बनता है।
इम्ब्रियो बनता है जो कि 8 टू 8 वीक में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इम्ब्रियो 8 वीक के बाद में जो फीटस होता है, फीटस का जो कंप्लीट होने का टाइम है 8 to 40 वीक है इसका मेच्योर होने का टाइम। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन 2 वीक, बी ऑप्शन 6 वीक, सी ऑप्शन है 4 वीक एंड डी ऑप्शन है 8 वीक। तो राइट आंसर है डी, क्योंकि 8 वीक में इम्ब्रियो चेंज होकर फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द टर्म टोडलर रिफर्स टू फॉर्म, टोडलर टर्म किसमें रिफर्स करती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। एट बर्थ टू 1 मंथ, बर्थ टू 1 मंथ में देखा था हमने, इसे हम न्यूनेट कहते हैं, न्यूनेट। एंड बर्थ टू 1 मंथ, 1 ईयर का जो चाइल्ड होता है उसे हम इन्फंट कहते हैं, इन्फंट कहते हैं। एंड जो 1 ईयर, 1 ईयर टू 3 ईयर वाला चाइल्ड होता है उसे हम टोडलर कहते हैं। एंड जो 3 to 6 ईयर का चाइल्ड होता है उसे हम प्री स्कूल चाइल्ड कहते हैं। एंड जो 6 to 12 ईयर का जो चाइल्ड होता है उसे हम स्कूल गोइंग गोइंग चाइल्ड कहते हैं। एंड जो 12 to 18 ईयर का जो चाइल्ड होता है उसे हम एडोलसेंट एडोलसेंट कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ अ न्यू बॉर्न एट बर्थ, इसमें पूछा गया है एट बर्थ न्यू न्यू बॉर्न का ब्लड वॉल्यूम कितना रहता है? तो एट बर्थ न्यू बॉर्न का ब्लड वॉल्यूम रहता है 80 ml/kg रहता है। एंड यदि आपको प्री टर्म में भी पूछे, प्री टर्म में पूछे ब्लड वॉल्यूम, तो आपको बताना है 90 to 110 ml/kg आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा 80 ml/kg, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। Which among the following hormone help and responsible for skeletal maturation of fetus? फीटस में स्केलेटन मेचुरेशन में कौन सा ऐसा हार्मोन है वो हेल्प करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, बी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड सी ऑप्शन देख ले थायरोक्सिन, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो स्केलेटन के मेचुरेशन में हेल्प करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। एंड डी देख लेते हैं प्रोलैक्टिन, जो प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। Among these, which is the best indicator for health and nutrition status of child? चाइल्ड के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस को चेक करने के लिए बेस्ट इंडिकेटर पूछा गया है इसमें। तो देखते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन है हेड सर्कम्फरेंस, बी ऑप्शन है हाइट, एंड सी ऑप्शन है चेस्ट सर्कम्फरेंस, एंड डी ऑप्शन है वेट। तो इसका राइट आंसर रहेगा वेट, क्योंकि जो वेट होता है वो बेस्ट इंडिकेटर है चिल्ड्रंस के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस को देखने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द विजन फुल्ली मैच्योर एट द एज ऑफ, इसमें पूछा गया है कि विजन फुल्ली मैच्योर कौन से एज में होता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन 6 to 7 ईयर, बी ऑप्शन है 8 बर्थ, सी ऑप्शन है 6 मंथ, डी ऑप्शन है 1 to 2 ईयर। तो राइट आंसर इसका 6 to 7 ईयर। 6 to 7 ईयर की एज में विजन फुल्ली मैच्योर हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। ईयर, इजी आ जाएगा टीयर। टीयर स्टार्ट टू अपेयर एट विच एज ऑफ, टीयर कब स्टार्ट हो जाते हैं, कौन से एज में स्टार्ट हो जाते हैं पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 8 बर्थ, बी ऑप्शन है 1 वीक, सी ऑप्शन है 2 मंथ, एंड डी ऑप्शन है 1 ईयर। तो इसका राइट आंसर है 2 मंथ। 2 मंथ की एज में टीयर स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों में। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम।
About 1 hour after birth, the nurse can expect a neonate to be। इसमें पूछा गया है कि बर्थ के 1 आवर के बाद, 1 घंटे के बाद में नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि उसका जो नियोनेट है कैसा रहना चाहिए, कि ज्यादा रोना चाहिए, कि हाइपर एक्टिविटी कर रहना चाहिए उसकी, कि आई ओपन रहना चाहिए वाइडली, या रिलैक्स रहना चाहिए, कि स्लीपिंग रहना चाहिए। क्या एक्सेप्ट करती है नर्स, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है क्राई एंड क्रिंकी, बी ऑप्शन हाइपर रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुलाई, एंड सी ऑप्शन रिलैक्स एंड स्लीपिंग क्विकली, एंड डी ऑप्शन है इंटेंसली अलर्ट विद द आई एंड वाइड ओपन। तो इसका राइट आंसर है सी। नर्स एक्सेप्ट करेगी कि उसका जो नियोनेट है वो रिलैक्स रहे, स्लीपिंग क्विकली करे। तो राइट आंसर इसका सी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। What is the scoring system to estimate the gestational age of newborn by maturity rating? इसमें पूछा गया है मेच्योरिटी रेटिंग के अनुसार न्यूबॉर्न की गेस्टेशनल एज कैसे निकालेंगे स्कोरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग से, क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन बाइंड स्कोर, बी ऑप्शन है अवगार स्कोर। अवगार स्कोर हम एट बर्थ चेक करते हैं चिल्ड्रंस का, न्यूबॉर्न का। एंड सी ऑप्शन है डाउननेस स्कोर, एंड डी है न्यू बेलार्ड स्कोर। तो राइट आंसर इसका डी, न्यू बेलार्ड स्कोर से हम गेशनल एज की स्कोरिंग सिस्टम से हम चेक करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न की नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ये ऑप्शन है 100 टू 120 पर मिनट, बी ऑप्शन है 120 टू 140 पर मिनट, एंड सी ऑप्शन है 120 टू 160 पर मिनट, एंड डी ऑप्शन है 140 टू 190 पर मिनट। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, 120 टू 160 पर मिनट इसकी नॉर्मल पल्स रेट होती है। यदि नॉर्मल बीपी पूछे आपको, यदि नॉर्मल बीपी पूछे आपको, तो आंसर देना है 80 बाय 46 mm ऑफ एच जी नॉर्मल बीपी होता है। एंड यदि आपको रेस्पिरेशन पूछे तो आपको 30 टू 60 बीट पर मिनट बताना है। और यदि आपको नॉर्मल टेम्परेचर पूछे तो आपको 36.4 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस आपको बताना है। यदि आपको नॉर्मल पल्स रेट की जगह नॉर्मल बीपी पूछ ले तो आपको ये आंसर करना है। एंड यदि रेस्पिरेशन पूछ ले तो बताना है, एंड टेम्परेचर पूछ ले तो ये आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बाथ टू न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न को फर्स्ट बाथ देने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। इमीडिएट आफ्टर बर्थ, बी ऑप्शन है फर्स्ट 24 आवर्स, सी ऑप्शन है 48 टू 72 आवर्स, डी ऑप्शन है एनी टाइम। तो इसका राइट आंसर है सी, 48 टू 72 आवर्स में अपन फर्स्ट बाथ देने का बेस्ट टाइम होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ टर्म बेबी ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। फर्स्ट डे ऑफ लाइफ में टर्म बेबी में फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी होती? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन 60 टू 70 ml पर केजी, बी ऑप्शन है 70 टू 80 ml पर केजी, सी ऑप्शन है 100 टू 120 ml पर केजी, डी ऑप्शन है 150 ml पर केजी। तो इसका राइट आंसर है 60 टू 70 ml पर केजी। एंड यदि आपको पूछे सेकेंड टू थर्ड डे की लाइफ में कितनी फ्लूइड रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको आंसर करना है 100 टू 120 ml पर केजी फ्लूइड रिक्वायरमेंट होती है 2 to 3 डेज पे। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। वेट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल फुल टर्म बेबी विथ बर्थ वेट 3 kg एट 1 year ऑफ एज आर एक्सपेक्टेड टू बी। इसमें एक नॉर्मल फुल टर्म बेबी है जिसका 3 kg वेट है, उसकी 1 year की एज पे वेट एंड लेंथ कितनी होगी इसमें पूछा गया है, एक्सपेक्टेड पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन 7 kg एंड लेंथ पूछा है, हाइट 70 सेंटीमीटर। एंड आपको
ऑप्शन बी है 9 kg एंड 75 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 12 kg 80 सेंटीमीटर एंड डी ऑप्शन 12 kg 85 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर है 9 kg, क्योंकि 1 ईयर की एज में वेट ट्रिपल हो जाता है। तो राइट आंसर इसका बी। जिसमें देख लेते हैं बेबी का, जो फुल टर्म बेबी है उसका वेट कितने मंथ में कितना होता है, देख लेते हैं। जो नॉर्मल बेबी है, फुल टर्म बेबी है, उसका वेट डबल कब होता है? डबल हो जाता है 5 to 6 मंथ में डबल हो जाता है। एंड ट्रिपल, ट्रिपल जो कि वो 1 ईयर की एज में ट्रिपल हो जाता है। एंड देन फोर टाइम, फोर टाइम, फोर टाइम इंक्रीज कब होता है वेट? वो 2 ईयर की एज में 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है। एंड देन 5 टाइम, 5 टाइम वेट इंक्रीज कब होता है? वो 3 ईयर की एज में 5 टाइम बेबी का वेट इंक्रीज हो जाता है। और यदि आपको हाइट पूछे तो हाइट देख लेते हैं हम। हाइट देख लेते हैं हम। एट बर्थ हाइट रहती है 45 टू 50 सेंटीमीटर रहती है। एंड यदि आपको पूछे 1 ईयर की एज में कितनी रहती है, 1 ईयर की एज में कितनी रहती है, तो आपको बताना है 75 सेंटीमीटर। इन 2 ईयर की एज में पूछे तो आपको 85 सेंटीमीटर बताना है। एंड आपको 3 ईयर की एज में पूछे तो आपको 95 सेंटीमीटर बताना है। एंड जो हाइट होती है बेबी की, वो फर्स्ट जो 6 मंथ होते हैं उसमें 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ, पर मंथ इंक्रीज होता है, पर मंथ इंक्रीज होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 ईयर की एज है, उसमें बेबी की नॉर्मल हाइट कितनी रहेगी, तो आपको बताना है 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ द न्यूनेट पर डे? इसमें पूछा गया है न्यूनेट का पर डे एवरेज वेट कितना गेन होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 5 to 10 ग्राम्स, बी ऑप्शन है 100 to 150 ग्राम, सी ऑप्शन है 25 to 30 ग्राम्स, डी ऑप्शन है 50 to 60 ग्राम। तो राइट आंसर रहेगा इसका 25 to 30 ग्राम्स, इसका राइट आंसर है। एंड यदि एंड 3 मंथ, 3 मंथ तक, जो 3 मंथ तक है, जो बेबी का नॉर्मल वेट गेन होता है वो 25 to 30 ग्राम पर डे होता है। 3 मंथ की एज तक 25 to 30 ग्राम पर डे वेट गेन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। नॉर्मली न्यूबॉर्न लॉस वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। फर्स्ट वीक, न्यूबॉर्न की फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में न्यूबॉर्न कितना वेट लॉस करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1% ऑफ बर्थ वेट, बी ऑप्शन देख लेते हैं 5% ऑफ बर्थ वेट, 10% ऑफ बर्थ वेट, डी ऑप्शन है 20% ऑफ बर्थ वेट। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, क्योंकि जो नॉर्मल बेबी रहता है, न्यूबॉर्न बेबी रहता है, वो फर्स्ट वीक की लाइफ में 10% ऑफ बर्थ वेट लॉस करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। अ न्यूनेट बर्थ, अ न्यूनेट वेट लेस देन 2500 ग्राम एट बर्थ irrespectively of gestational age is referred as। कोई बेबी है उसका 2500 ग्राम से कम वेट है, उसे हम क्या कहते हैं, देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है प्री टर्म बेबी, बी ऑप्शन है लो बर्थ वेट बेबी, सी ऑप्शन है वेरी लो बर्थ वेट बेबी, डी है टर्म बेबी। तो जो 2500 से कम, 2500 ग्राम से कम जिनका वेट होता है उसे हम लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। एंड जो वेरी लो वेट बर्थ वेट बेबी है उसे हम लेस देन, लेस देन 1500 ग्राम, 1500 ग्राम से कम जो का जो बेबी होता है उसे हम वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। और यदि आपको एक्स एक्सट्रीमली
एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी पूछे तो लेस देन लेस देन 1000 ग्राम बताना है। 1000 ग्राम से कम वाला जो बेबी होता है उसे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन ऑफ लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी में इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन देख ले, इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ हो सकती है, कि पेरिनेटल एस्पाइसिया हो सकता है, कि सी ऑप्शन है पल्मोनरी हेमरेज हो सकता है, कि सी है सेंसरी न्यूरल इंजरी हो सकती है। तो राइट आंसर इसका डी, सेंसरी न्यूरल इंजरी हो सकती है लो बर्थ वेट बेबी में, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। व्हाट इज द आइडियल एवरेज न्यूबॉर्न हेड सरकमफेरेंस एट बर्थ? एट बर्थ हेड सरकमफेरेंस पूछा है। तो जो हेड सरकमफेरेंस होता है न्यूबॉर्न बेबी का एट बर्थ, वो होता है 33 टू 35 सेंटीमीटर होता है न्यूबॉर्न बेबी का एट बर्थ हेड सरकमफेरेंस। इसका राइट आंसर रहेगा सी, 35 सेंटीमीटर। एंड यदि आपको चेस्ट सरकमफेरेंस सरकम सरकमफेरेंस पूछे तो आपको आंसर देना है 32 टू 33 सेंटीमीटर। इसको आपको आंसर देना है यदि चेस्ट सरकमफेरेंस पूछता है तो 32 टू 33 सेंटीमीटर आपको आंसर देना है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। एट विच एज इज इन द मंथ हेड circumference because equal to चेस्ट सरकमफेरेंस। इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी एज है उसमें हेड सरकमफेरेंस और चेस्ट सरकमफेरेंस इक्वल हो जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 3 मंथ, बी ऑप्शन है 6 मंथ, सी ऑप्शन है 9 मंथ, डी ऑप्शन है 12 मंथ। तो जो इक्वल होते हैं वो 12 मंथ की एज में हेड और चेस्ट सरकमफेरेंस इक्वल हो जाते हैं। राइट आंसर इसका डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। ऑल फॉलोइंग आर मेजर प्रॉब्लम अफेक्टिंग चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन सा ऐसा प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है वो अफेक्ट करते हैं एक को छोड़कर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। माल न्यूट्रिशन ये भी अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया एंड मीजल्स। तो जो कॉमन कोल्ड है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करता, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। प्ले ड्यूरिंग इन्फेंसी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज इनहेंस। इन्फेंसी में प्ले करना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों होता है इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है सोशल डेवलपमेंट, बी ऑप्शन है इमोशनल डेवलपमेंट, सी ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड डी ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, थैंक यू।